हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कैटालिसिस। लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन ऑलरेडी लिख दी है। कैटालिसिस क्या होता है? सबसे पहले तो कैटालिसिस जो वर्ड है ये कैटलिस्ट वर्ड से बना है। तो कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है? द सब्सटेंस which speed up the rate of reaction without itself undergoing any change in mass and chemical composition is known as catalyst। यानी वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, यानी स्पीड अप कर दे किसी भी रिएक्शन को, और दूसरा खुद उसके अंदर वो इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन, लेकिन उसके मास और केमिकल कंपोजिशन में किसी भी तरीके का अगर कोई फर्क नहीं आता है तो हम उस सब्सटेंस को क्या कह सकते हैं? कैटलिस्ट कह सकते हैं। और इस पूरे फिनोमिना को क्या कहेंगे? कैटालिसिस। ओके, तो इसे हम कैटालिसिस बोल सकते हैं। अब देखिए जो कैटालिसिस है इसमें देखिए एग्जांपल KClO3, ये कोई कंपाउंड है। अगर हम डायरेक्ट इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा KCl+O2 के अंदर। ओके, रिएक्शन को आप बैलेंस कर ले यहाँ से। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा रही हूँ, 2KCl+3O2। ये जो रिएक्शन है हाई टेम्परेचर के ऊपर प्रोसीड होती है। किस पे प्रोसीड होती है? हाई टेम्परेचर रेंज। और टेम्परेचर रेंज कितनी होनी चाहिए? टेम्परेचर रेंज रहेगी यहाँ पर 653 से 873 केल्विन। यानी जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। कितनी? 653 से 873 केल्विन। और जो KClO3 है ये कन्वर्ट हो जाएगा KCl+3O2 के अंदर। लेकिन ये रिएक्शन कब हो रही है? जब हमने किसी भी तरीके का इसके अंदर कोई कैटलिस्ट ऐड नहीं किया है, उस टाइम पे प्रोसीड हुई है। तो इसमें जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत ज़्यादा हाई देनी पड़ रही है और ये टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। लेकिन देखिए अगर सेम रिएक्शन को हम प्रोसीड करवाते हैं किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, अगर सेम रिएक्शन को मैं रिएक्ट करवाती हूँ किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, मैंने यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया है MnO2, अगर इसकी प्रेजेंस में मैं इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाऊंगी तो ना ही ये बहुत जल्दी, ना कि ये बहुत जल्दी फास्ट स्पीड से कंप्लीट होगी, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगी, इसके अलावा जो टेम्परेचर रेंज है वो भी इसकी कितनी हो जाएगी? घट जाएगी। 433 से 633 केल्विन के इन बिटवीन आ जाएगी। यानी टेम्परेचर रेंज भी कम हो गई, जो रिएक्शन थी उसकी रेट भी इंक्रीज हो गई और बहुत जल्दी हमें प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो है वो ऑब्टेन हो गए। तो इससे पता चल गया जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो बेनिफिशियल होते हैं। जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है उन्हें बहुत स्पीड से प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं और जो टेम्परेचर रेंज है उसे भी लोअर डाउन करवा देते हैं। तो इसका मतलब ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कैटलिस्ट है ना। जो रिएक्शंस है वो हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बहुत इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर कुछ एक चीजें और होती है। जो कैटलिस्ट होता है, कैटालिसिस जो प्रोसेस है ये 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी? पॉजिटिव कैटालिसिस, पॉजिटिव कैटालिसिस, और दूसरी कौन सी होती है? नेगेटिव कैटालिसिस, नेगेटिव कैटालिसिस। अगर कोई भी रिएक्शन जब प्रोसीड हो रही है और वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है, अगर हम स्मॉल अमाउंट के अंदर देखिए, कैटलिस्ट का मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर डालना पड़ेगा, बहुत ही लिटिल अमाउंट के अंदर हम कैटलिस्ट डालते हैं और वो पूरी रिएक्शन को किसमें, जो रिएक्टेंट हैं उन्हें किसमें कन्वर्ट करवा देती है? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवा देती है। पॉजिटिव कैटालिसिस का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव कैटालिसिस जो है वो ये वाली प्रोसेस रहेगी, यानी जब भी हम कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो उस टाइम पे जो प्रोडक्ट है वो हमें बहुत जल्दी से मिल जाए और ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवा दे। तो आप अपनी चॉइस से कोई भी एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन नेगेटिव कैटालिसिस क्या होता है? नेगेटिव कैटालिसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन की रेट को लोअर डाउन कर देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? लोअर डाउन करेगा। यानी जो रिएक्शन अपनी नॉर्मल स्पीड से कंप्लीट होने वाली थी, अगर उसमें कोई कैटलिस्ट हमने ऐड किया और वो नेगेटिव कैटालिसिस प्रोसेस शो कर रहा है तो वो उसे बहुत ही धीमी स्पीड से प्रोसीड करवाना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल। किसकी प्रेजेंस में? ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में। अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो वो नेगेटिव कैटालिसिस प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करेगा, नेगेटिव कैटालिसिस शो करेगा। यानी जो कैटलिस्ट होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन कुछ एक केस के अंदर जो कैटलिस्ट है वो नेगेटिव कैटालिसिस प्रोसेस भी शो कर देते हैं। तो उसका ये गुड एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें आगे
इसमें एक दो टर्म और हैं, वो देखें आप। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैटालिसिस के बारे में हमें पता चल गया कि ये अगर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है तो उसे घटा भी सकता है ना। तो एक इसमें आता है कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन, कैटालिटिक पॉइजन क्या होता है? देखिए, जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा एक दो एलिमेंट और भी प्रेजेंट होते हैं, एक दो फॉर्मूलाज और भी हैं। जो आर्सेनिक और CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या काम करते हैं? ये कैटालिटिक पॉइजनिंग क्रिएट करते हैं। ये क्या करेंगे? जो कैटालिस्ट की साइट होती है, जो वैकेंसी साइट होती है कैटालिस्ट की, ऑफ कैटालिस्ट, है ना, जो कैटलिस्ट की वैकेंसी साइट होती है उसके ऊपर जाके खुद को फिक्स करवा लेते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए स्पेस ही नहीं बचता उन साइट्स पे जाके अटैच होने का। भाई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के साथ जाके अटैच होंगी तभी तो कैटलिस्ट ने बहुत स्पीड से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं? कैटालिटिक पॉइजनिंग क्रिएट कर देते हैं, और इस वजह से क्या होता है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनके लिए स्पेस नहीं बचता। तो और ये क्या करते हैं, जब कैटलिस्ट के साथ जाके बॉन्ड बनाएंगे, अटैच होंगे, तो ये एक परमानेंट टाइप का बॉन्ड बना लेते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, हमारा कैटलिस्ट भी वेस्ट हो जाता है, और जो रिएक्शन कंप्लीट होनी थी वो भी उस टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो ये कैटालिटिक पॉइजनिंग के नाम से जाना जाता है, और ये हार्मफुल होता है। तो ये था कैटालिटिक पॉइजनिंग। अब इसके अलावा देखिए, कैटालिटिक पॉइजनिंग के अलावा इसके अंदर एक आता है प्रमोटर्स। एक टर्म आती है इसमें, प्रोमोटर्स। ये क्या काम करते हैं? कैटालिटिक प्रमोटर्स जो होते हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज, तो देखो कैटलिस्ट ने रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज तो करवा दिया, अगर हम उसके अंदर प्रोमोटर और ऐड कर दें, कैटालिटिक प्रमोटर ऐड कर दें, तो ये क्या करेंगे, जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी है उसे और ज्यादा रेज अप कर देंगे। यानी कैटलिस्ट जो था नॉर्मल रिएक्शन को बहुत फास्ट स्पीड से कंप्लीट करवा रहा था, हम चाहते हैं कि और भी अच्छे से और भी फास्टली जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाए, तो हम उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, कैटालिटिक जो प्रोमोटर है उसे ऐड कर देंगे। ये क्या काम करेगा, उसे और भी ज्यादा स्पीड के साथ कंप्लीट करवा देगा, है ना। तो देखिए, जैसे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, उनके अंदर कैटालिटिक जो प्रोमोटर्स है उनका यूज किया जाता है। जो हेबर प्रोसेस है उसमें मॉलिब्डेनम का यूज किया जाता है। किसके साथ? मॉलिब्डेनम एज ए प्रमोटर यूज होता है, और जो कैटलिस्ट है वो कौन सा है? आयरन कैटलिस्ट है यहाँ पे, है ना। और जो मॉलिब्डेनम है ये क्या है? प्रोमोटर है, और ये क्या करता है? प्रोमोटर का काम कर रहा है। तो ये जो आयरन की एफिशिएंसी है उसे इंक्रीज करेगा, रेज अप कर देगा। अब देखिए, इसमें नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। टाइप ऑफ कैटालिसिस, टाइप्स देखिए, इट इज ऑफ टू टाइप, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ओके, जो कैटालिसिस है वो कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? होमोजीनियस कैटालिसिस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमो जो वर्ड है, होमो का मतलब पता है क्या होता है? सेम। तो इन दिस टाइप ऑफ कैटालिसिस द reactant molecules and catalyst, the reactant molecule and catalyst both are exist in same phase। यानी होमोजीनियस कैटालिसिस वो कैटालिसिस होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और जो हमारा कैटलिस्ट है वो दोनों के दोनों सेम फेज के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। सेम फेज के अंदर अगर एग्जिस्ट करें, इसका मतलब क्या है? अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो कैटलिस्ट भी क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट गैस है तो जो हमारा कैटलिस्ट है वो भी क्या होना चाहिए? गैसियस मॉलिक्यूल होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल SO2, ओके, SO2 गैसियस होता है, ठीक है। और जब हम इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये भी क्या होता है? गैसियस मॉलिक्यूल है। अगर मैं यहाँ पर NO जो है NO चैम्बर का यूज करती हूँ, यानी एज ए कैटलिस्ट इसका यूज कर रही हूँ, तो ये भी क्या होता है? गैसियस होता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? SO3 मॉलिक्यूल बनेंगे यहाँ, ठीक है। कौन से मॉलिक्यूल बन जाएंगे? SO3 मॉलिक्यूल बनेंगे। यहाँ पे इसे बैलेंस कर लें, ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे जो रिएक्टेंट था हमारा वो गैसियस फेज के अंदर है, और जो कैटलिस्ट है वो भी किस फेज के अंदर है? गैसियस फेज के अंदर है। तो ये हमारी किस टाइप की रिएक्शन हो गई? ये हमारी होमोजीनियस कैटालिसिस टाइप की रिएक्शन है।
तो होमोजेनियस कैटालिसिस पता चल गया आपको क्या होता है, इसके अंदर सेम फेज के अंदर ये एडजस्ट करते हैं। अब देखिए अगर आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा। जो बच्चे मैकेनिज्म देखना चाहें वो पढ़ सकते हैं। जो NO है ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 के अंदर हो गया कन्वर्ट। लेकिन हमें तो क्या करवाना है, SO2 को किस में कन्वर्ट करवाना है, SO3 के अंदर। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो ऑक्सीजन है ये डायरेक्ट किसके साथ जाके अटैच होकर इसमें कन्वर्ट हो रहा है, नहीं, बीच में कैटलिस्ट जो है वो हेल्प करवा रहा है। सबसे पहले तो कैटलिस्ट ही इन्वॉल्व हो रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होकर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, NO2 के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है। अब ये जो NO2 है ये रिएक्ट करेगा SO2 के साथ और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO3 के अंदर प्लस NO यहाँ पे रिटेन हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो गया, SO3 में, और NO जो है वो यहाँ पे रिटेन हो गया। ये जो रिएक्शन है जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, ओके, तो ये बैलेंस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे, लेकिन यहाँ मैंने 2 लिए थे तो 2 NO2 मॉलिक्यूल बने थे। यूज कितना किया है, सिर्फ एक किया है, यानी एक NO क्या करवा रहा है, एक SO3 में कन्वर्ट करवा दे रहा है। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, NO लिया था, लास्ट में उसी मास के साथ, उसी केमिकल कंपोजिशन के साथ ये रिटेन हो गया। ये दोबारा से जाएगा किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएगा और इसी तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। और लास्ट के अंदर जितने अमाउंट में, जितने मास के साथ हमने जो कैटलिस्ट है वो डाला था वो हमें रिटेन हो जाता है। यानी अगर स्मॉल अमाउंट के अंदर भी डालेंगे तो अगेन एंड अगेन वही रिएक्शन को प्रोसीड करवाता रहेगा और लास्ट में रिटेन भी हो जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट रहता है, ठीक है। अब देखिए हेटेरोजेनियस कैटालिसिस क्या होता है। In this type of catalysis, the reactant molecules and the reactant molecule and the catalyst both are exist in different phase। दोनों के दोनों जो है वो different phase के अंदर exist करेंगे, है ना। हीट्रो जो वर्ड है इसका मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट। तो इसके अंदर क्या होगा, जो कैटलिस्ट है और जो रिएक्टेंट है वो डिफरेंट फेज के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो देखिए अगर डिफरेंट फेज के अंदर एग्जिस्ट करेंगे तो एग्जांपल देखें आप, N2 प्लस H2 कन्वर्टेड इनटू NH3। इसके अंदर कैटलिस्ट हम यूज करते हैं आयरन, और आयरन जो है ये सॉलिड फेज के अंदर रहता है, जबकि हाइड्रोजन गैस है और नाइट्रोजन भी क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल है। तो N2 प्लस 3H2 कन्वर्टेड इनटू NH3 यूज क्या किया हमने यहाँ पे, आयरन। तो रिएक्टेंट देखिए गैसेस फेज के अंदर है, लेकिन जो कैटलिस्ट है वो किस में है, सॉलिड फेज के अंदर है। तो फेज के अंदर डिफरेंस आ गया रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट है इसमें, तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस कहते हैं। और एग्जांपल देखिए, SO2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम, ये गैसियस फेज के अंदर है और ये भी गैसियस फेज के अंदर है, लेकिन इसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज करने वाले हैं वो क्या होगा, V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये सॉलिड फेज के अंदर प्रेजेंट है और ये किसमें कन्वर्ट करवाएगा इसे, SO3 के अंदर। कौन सी प्रोसेस होती है ये होती है आपकी कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ओके। देखिए सेम रिएक्शन है दोनों जगह पे, NO की प्रेजेंस में भी हो सकती है रिएक्शन और V2O5 की प्रेजेंस में भी हो सकती है। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है और उसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। और ये कौन सी है, ये है हैबर प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया होता है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया गैस होता है। तो ये था आपका होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। क्या डिफरेंस है, क्या एग्जांपल है, ये आप इसके अंदर अच्छे से देखेंगे। अब इसमें एक छोटी सी चीज और है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स। कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके अंदर एक कैटलिस्ट बेड बनाया जाता है, कैटलिस्ट बेड। इसके अंदर जो कैटलिस्ट है उन्हें सेट कर दिया जाता है ताकि जो CO गैस है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनकेस बनती है तो उसे किस में, लेस हार्मफुल चीजों में कन्वर्ट करे, CO2 के अंदर कन्वर्ट कर दे। अगर NO बन रही है तो उसे N2 के अंदर कन्वर्ट करवा दे, एंड सो ऑन। यानी जो हार्मफुल गैसेज है वो लेस हार्मफुल होके एनवायरनमेंट में जाए या फिर नॉन हार्मफुल तरीके से जाए, जिससे जो एनवायरनमेंट है वो सेफ रहे, ह्यूमन बींग्स जो है वो सेफ रहे। तो इस वजह से जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, जो इलेक्ट्रिकल चिमनी होती हैं और
साथ में जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह होते हैं उनके साइलेंसर वगैरह में उसके अंदर ही इस तरह के जो कैटालिटिक बेड होते हैं उन्हें फिट किया जाता है ताकि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो लेस हार्मफुल या फिर नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब इसकी जो कैटलिस्ट है इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ और हैं वो देखिए। अब देखिए इसके अंदर मैंने सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट जो हैं वो मेंशन किए हैं, इनकी डेफिनेशन जो है वो लिखी है। सबसे पहले जो इसके इम्पोर्टेंट फीचर है वो कौन कौन से है? इट्स एक्टिविटी, इट्स सेलेक्टिविटी एंड इट्स स्पेसिफिसिटी। एक्टिविटी का क्या मतलब है? द कैपेसिटी टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। एक्टिविटी का मतलब है कोई कैटलिस्ट अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो कितने टाइम जो रिएक्शन की रेट है उसे स्पीड अप कर रहा है, यानी वो 1 टाइम कर रहा है, 2 टाइम कर रहा है या फिर 10⁻³ टाइम कर रहा है, 10⁻10 टाइम कर रहा है। ये हाईएस्ट स्पीड होती है, ठीक है। तो कितने टाइम जो स्पीड है वो इंक्रीज की, जो कैटलिस्ट जितनी ज़्यादा स्पीड रेज अप करेगा उसकी एक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। दूसरी चीज़ सेलेक्टिविटी जो है इसके अंदर देखिए, एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू फॉर्म पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग अदर। सेलेक्टिविटी का क्या मतलब है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर हम कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट दे, बाकी जो साइड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें एक्सक्लूड करवा दे। हमें जो मेन प्रोडक्ट चाहिए किसी भी रिएक्टेंट को कंबाइन करने के बाद वो ही प्रोडक्ट हमें मिले, तो ये होती है उसकी सिलेक्टिविटी। जैसे देखिए अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा यूज किया है मैंने? कॉपर यूज किया है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? HCHO, ओके, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है। सेम रिएक्टेंट ले रखा है मैंने CO+H2, लेकिन कैटलिस्ट चेंज कर दिया। कौन सा कैटलिस्ट ले लिया? यहाँ पे निकल कैटलिस्ट यूज किया है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? मीथेन प्लस वाटर के अंदर। यानी कैटलिस्ट के चेंज करने से जो प्रोडक्ट टाइप है वो चेंज हो गई है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही मिलेगा हमें एक कैटलिस्ट से, ठीक है। बाकी जो प्रोडक्ट है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, उन दूसरी तरीके के प्रोडक्ट वो नहीं देगा। थर्ड है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या होती है? देखिए ये सिलेक्टिविटी से ही मैच करती है। ये कह रहा है कि गिवन सब्सटेंसेस एक्ट एज ए कैटलिस्ट ओनली इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन। जो भी हम सब्सटेंस एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही कैटलिस्ट का काम करेगा, सबके लिए एज ए कैटलिस्ट यूज नहीं कर सकते हम। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉपर हमने अगर यहाँ पे कैटलिस्ट ले लिया तो वो सिर्फ इस रिएक्शन को ही कैटलाइज करवाएगा। ये मतलब नहीं है कि कॉपर डाल दिया तो हेबर प्रोसेस भी हो जाए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी हो जाए, सल्फ्यूरिक एसिड जो फॉर्मेशन है ओसवाल प्रोसेस है, सारी प्रोसेस करवा लें सिर्फ कॉपर को डाल दें, ऐसा नहीं होगा। हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट डिसाइडेड होता है, वो कैटलिस्ट अगर हम यूज करेंगे तो ही जो हमारा रिएक्टेंट है वो सुटेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसके मेन फीचर्स थे। एक छोटी सी बात जो बीच में रह गई थी मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव कैटालिसिस के अंदर आपको अगर ध्यान हो, हमने ग्राफ बनाया था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लेके चल रहे थे और यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस लेके चल रहे थे, ठीक है। और इस तरीके का एक ग्राफ बनाते थे हम कहते थे ये तो रिएक्टेंट है और ये जो है यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा और ये इसका एनर्जी बैरियर होता है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है, जब हम इतनी जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसकी जरूरत पड़ती है जब हम कैटलिस्ट का यूज नहीं करते हैं, ओके। अगर कैटलिस्ट का यूज किया तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, सिर्फ इतनी रह जाती है, ठीक है। ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है, तो जब कैटलिस्ट का यूज किया तब ये इतनी रह गई। लेकिन नेगेटिव कैटालिसिस के अंदर क्या होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर पॉजिटिव कैटालिसिस है तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो ये हेल्पफुल है। लेकिन अगर नेगेटिव कैटालिसिस शो किया तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो और ज़्यादा रेजअप कर जाती है और जिस वजह से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए डिफ़िकल्टी जनरेट होती है, वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं इतना इजीली। तो ये आपका पूरा कैटालिसिस का टॉपिक था जो इसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इसके अलावा आप इसमें जितनी भी रिएक्शंस याद करना चाहें कैटलिस्ट के रिगार्डिंग वो आप कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने बहुत ही कम एग्जाम्पल दिए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट हैं, तो आप अपने बुक की हेल्प से उन्हें पढ़ें।